नमस्कार आप सब लोगों को। आज मैं मेरा पहला वीडियो बनाना जा रहा हूँ। तो ये जो भी मैं वीडियो लेक्चर्स बनाऊँगा, सारे बीएससी लेवल के जो भी जियोलॉजी स्टूडेंट्स हैं, उनको काम में आएगा और जियोग्राफी स्टूडेंट वाले भी देख सकते हैं। और कोई कॉम्पिटिटिव अगर प्रिपेयर कर रहा है, तो फिर जियोमॉर्फोलॉजी पार्ट देख सकता है। उसके बाद सारे रहेंगे, सारे सिर्फ जियोलॉजी स्पेसिफिक ही रहेंगे, जो भी पढ़ते हैं बच्चे। अगर आपका ऑप्शनल हो जियोलॉजी पीसीएस में या फिर यूपीएस में, तो भी आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी जियोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया या फिर ग्लेशियर हो गया, ये सब क्या करते हैं? ये सब 3 ही काम मतलब मेनली करते हैं। आइदर ये जहाँ से निकलेंगे वहाँ से मिट्टी को लेके आएँगे, मिट्टी या फिर कंकड़ जो भी हो उसको इरोड करेंगे और कहाँ न कहाँ डिपॉज़िट करेंगे। उसके बीच बीच में मतलब जो इरोज़न हुआ और जहाँ डिपोज़िशन हुआ, उसके बीच में वो कुछ तोड़-फोड़ हो सकता है, जो रॉक हो गया या फिर जो भी पार्टिकल आए हैं, उनमें कुछ चेंजेस हो सकता है। मेनली इरोज़न करते हैं और डिपोज़िशन करते हैं, ये वाला काम करते हैं। तो 3 जो भी मैं बोला एजेंट, जियोलॉजिकल एजेंट्स लाइक हवा, पानी और बर्फ़, ये सबको कैसे बोलते हैं जियोलॉजिकल टर्म्स में? हवा हवा के वजह से जो भी प्रोसेस होता है और जो भी लैंडफ़ॉर्म्स बनते हैं, मतलब इरोड होने के बाद या फिर डिपॉज़िट करने के बाद, वो सब कहलाते हैं एओलियन डिपॉज़िट्स या फिर एओलियन इरोज़न्स। और फिर आता है ग्लेशियर की वजह से, तो उसको बोलते हैं ग्लेशियल इरोज़न और ग्लेशियल डिपोज़िशन प्रोस। और बीच में क्या छोड़ दिया हम? पानी की वजह से, मतलब रिवर हो गया, मतलब मेनली रिवर ही मतलब कॉज करता है। उसको क्या बोलते हैं? रिवराइन लैंडफॉर्म्स या इरोजन हो सकता है या फिर डिपोजिशन होता है, रिवराइन। और मराइन की वजह से, मतलब समंदर की वजह से ही सिर्फ जो इरोजन और डिपोजिशन होता है, उसको क्या बोलते हैं? मराइन इरोजन और डिपोजिशन। तो एओलियन से हम स्टार्ट करेंगे। एओलियन का मतलब हम समझ गए हैं शायद सब लोग कि हवा के वजह से जो भी होता है दैट इज़ एओलियन। तो हवा कहाँ पे, मतलब अगर हम ऐसे ही हवा बोलते हैं और सूखा जगह होगा जहाँ पे हवा बहुत ज़्यादा चलता होगा, तो हमारे नज़र में पहले यही चीज़ आता है जो हम पहले पिक्चर में देख रहे हैं कि डेजर्ट आता है। तो पहले शुरू करते हैं डेजर्ट से, ठीक है? तो डेजर्ट से शुरू करने से एक मिनट बस। ठीक है, कहाँ से छोड़े थे? डेजर्ट्स किसको बोलते हैं? तो जो भी जगह में ईयरली हम देखते हैं कि जो भी एवरेज निकलता है, ईयरली का एवरेज निकलता है, जो भी जगह पे रेनफॉल होता है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से कम वहाँ पे बारिश होती है। आप सकते हैं कि 25 सेंटीमीटर्स, मतलब ऐसे कैसे अजीब से नाप रहे हैं। तो मतलब एक ट्यूब होता है, आपको दिखा दूँ, इस तरह का एक ट्यूब होता है और उसमें ऐसे करके रीडिंग होता है। और उसको कहाँ पे रखते हैं? मतलब एकदम खुले जगह में, जहाँ पे डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन होगा, मतलब आसमान से बारिश आएगा, डायरेक्ट इसमें आएगा। तो बीच में कहीं मतलब कोई पेड़ पे टकरा के आ गया, यहाँ पे कोई घर के छत से आ गया, ऐसा नहीं होता है। डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन जहाँ पे होता है, तो वहाँ पे पानी गिरता है, तो वो पानी लेवल को देखते हैं कितने सेंटीमीटर है ऊपर, तो उसको उस हिसाब से सेंटीमीटर्स बोलते हैं, ठीक है? तो आ जाइए 20 सेंटीमीटर्स, और इंचेस में कहाँ पे भी नापते हैं, तो उसको 10 इंचेस में भी मापते हैं। उस जगह को डेजर्ट्स मतलब बोलते हैं कि जो जगह एनुअली एवरेज 25 सेंटीमीटर से कम होता है। तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दुनिया में ऐसे नॉर्मली आप सोचिए कि दुनिया में कहाँ पे ज़्यादा डेजर्ट्स होंगे? जहाँ पे बारिश कम हो रहा है, मतलब हीट ज़्यादा हो रहा है, और ऐसा जगह जहाँ पे भी कोई ना कोई कॉज से, मतलब जो पानी कैरी करता है क्लाउड्स, वो प्रेसिपिटेट नहीं हो पाएंगे, मतलब बड़ा-बड़ा पहाड़ होगा उसके बाद, मतलब वेस्टर्न साइड में। तो मैक्सिमम जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे अर्थ का, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में होगा क्या? डेजर्ट्स पाएँगे। और कौन से लोकेशन में पाएँगे? तो लोकेशन हम ज़्यादातर देखते हैं कि 20 डिग्री से लेके 35 डिग्री तक, नॉर्थ और साउथ दोनों तरफ। तो इसी एरिया में भी हमको डेजर्ट्स मिलते हैं। यहाँ पे भी लिखा है, देखिए, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स हॉट डेजर्ट लाइज बिटवीन 20 to 35 नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। द मेन टेम्परेचर डेजर्ट्स आर फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मैं समझता हूँ कि आप सब जानते होंगे। तो कहाँ पे दिखता है मेन डेजर्ट्स, टेम्परेट डेजर्ट्स फाउंड इन द मिडिल लैटिट्यूड्स। मिडिल लैटिट्यूड्स क्या होता है? ये जो परपेंडिकुलर गया है, ये सब होता है लॉन्गिट्यूड्स, और जो हॉरिजॉन्टली गया है वो लैटिट्यूड्स कहते हैं। तो हो गया ना 25 एंड 35, मतलब क्या 90 से 0 तक उसका मिडिल क्या होता है? वही 45 30, तो ऐसे ही बोल रहे हैं कि मिडिल जो भी टेम्परेट मतलब लैटिट्यूड्स होते हैं, उसी के आसपास ही हमको क्या मिलते हैं? डेजर्ट्स मिलते हैं, वो भी स्पेसिफिकली जो वेस्ट साइड ऑफ द कंट्री में है। तो कुछ एग्जांपल्स दिया गया है, देखिए, कि हॉट एंड ड्राई डेजर्ट्स, एरिड डेजर्ट्स जिसको बोलते हैं, वो सहारा डेजर्ट एक एग्जांपल है। सेमी एरिड डेजर्ट किसको बोलते हैं? जो यूएसए में है, सैकब्रूस। एंड द अटाकामा डेजर्ट ऑफ चिली, चिली में भी है।
तो द एंटार्क्टिक डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट में गिना जाता है एंटार्क्टिक डेजर्ट को। और कोस्टल डेजर्ट मतलब बीच में समंदर भी होगा और उसके पास डेजर्ट भी होगा, वो चिली डेजर्ट है। और कोल्ड डेजर्ट मतलब वो पोल के आसपास होगा, तो एंटार्क्टिक में एक है। ठीक है, सब थोड़ा याद करने का चीज़ है, हम कॉन्सेप्ट में ज़्यादा ध्यान देंगे। और याद करने वाला चीज़ शायद आप लोगों को कोई ट्रिक्स के साथ मैं आ सकता हूँ, वो इसके लिए सेपरेट कुछ वीडियो बनाएंगे ट्रिक्स के साथ कैसे हम याद रख सकते हैं। ठीक है तो मोस्ट डेजर्ट्स एग्जिबिट्स हाईली एंगुलर लैंडस्केप। तो हाईली एंगुलर लैंडस्केप मतलब क्या होता है, चारों तरफ हॉरिजॉन्टलिटी आपको दिखने को मिलेगा और एकदम से एक स्ट्रक्चर दिखेगा वर्टिकली, उसको हाईली एंगुलर लैंडस्केप बोलते हैं। तो मेनली यहाँ पे क्या होगा ना, मैकेनिकल वेदरिंग क्या होता है, सिर्फ कुछ फिजिकल एजेंट्स जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ग्लेशियर हो गया, इसके वजह से जो वेदरिंग होता है उसको मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। वहाँ पे कुछ केमिकल वेदरिंग मतलब कुछ पेड़ वगैरह है, वो उसका पत्ता या फिर वो पेड़ मर चुका है, उसको उस गलने के बाद जो केमिकल रिलीज होता है उसके वजह से भी वेदरिंग होता है। वो उस तरह का कोई वेदरिंग नहीं होगा, सिर्फ मैकेनिकल वेदरिंग होगा, फिजिकल इन्वॉल्वमेंट होगा। ठीक है, जियोलॉजिकल एजेंट्स का। और अगर इसी वजह से होगा तो क्या देखने को मिलेगा हमको, एंगुलर पार्टिकल्स देखने को मिलेगा और थोड़ा थोड़ा बस वेजिटेशन देखने को मिलेगा, ज़्यादा नहीं। फिर आते हैं सफ्टर और मोर राउंडेड लैंडस्केप्स अपीयर वेयर डिपोजिशन इज प्रीडोमिनेंट। तो देखिए विंड में तो ऐसे भी सटिंग मतलब राउंडनेस और सटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। राउंडनेस क्या होता है, जो पार्टिकल मतलब सॉइल का या फिर जो वेदरिंग पार्टिकल्स है वो जितना स्पीयर के आसपास होगा उसको उतना राउंडेड हम मानेंगे। वो ज़्यादातर देखने को क्या मिलता है, सटिंग ज़्यादा अच्छा कहाँ देखने को मिलता है, पहले सबसे अच्छा देखने को मिलता है बीचेस में, फिर देखने को मिलता है हमारे डेजर्ट्स में मतलब एओलियन डिपोजिशन में। ठीक है, सबसे ज़्यादा सटिंग बीच में ज़्यादा देखने को मिलता है अच्छे से। इसका कॉज हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको याद रखना है कि बीचेस में ज़्यादा सटिंग अच्छा मिलता है और उसके बाद एओलियन मतलब डेजर्ट में। और डेजर्ट में रेनफॉल कैसा होगा, तो बहुत कम मतलब होगा डेजर्ट में रेन। और अगर ज़्यादा होता है तो फिर जो लूज़ पार्टिकल्स होंगे मतलब पैकिंग अच्छा नहीं होगा, तो वो लूज़ मतलब जो वेदरिंग मटेरियल्स है उसके साथ पानी मिलके क्या करेगा, फ्लैश स्पॉट बनाएगा, मतलब ज़्यादा पानी स्लरी जैसा, बहुत कम मर्ड होगा और ज़्यादा बहाव होगा, तो फ्लैश फ्लडिंग उसे बोलते हैं। ठीक है, इंटेंस इरोजन। एफिमरल स्ट्रीम क्या होता है, पेरिनल, एफिमरल, ये सब भी आपको जानना चाहिए, ये नॉर्मल टर्म्स होते हैं। जैसे पेरिनल मतलब हर साल का हर महीना वो हर सीजन में वो फ्लो करता रहेगा, उसको पेरिनल रिवर बोलते हैं, पेरिनल स्ट्रीम बोलते हैं। एफिमरल मतलब कुछ ओकेजन में, जैसे डेजर्ट में कभी कभी रेन हो गया तो कभी कभी ये देखने को मिलेगा। अब देखते हैं कि इरोजन जो होता है, दो प्रोसेस होता है, एक हम समझ गए कि इरोजन होता है और एक डिपोजिशन होता है। तो इरोजन जो होता है वो इरोजन भी कैसे हम तोड़ सकते हैं एक चीज़ को, जैसे घिस के तोड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट हम हैमर करके तोड़ सकते हैं, या फिर चीज़ों के साथ मतलब दो ईंटों को लिए और हम दो ईंटों को दोनों के बीच में टकरा दिए, तो वो भी एक तरीका बना तोड़ने का। और एक ईंटे को लिए हम सरफेस में घिस घिस के पाउडर बनाया, जो बचपन में बनाए होंगे, तो वो भी एक घिसने का मतलब छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने का तरीका हो गया। तो उसी को ही अंग्रेजी टर्म में इन जियोलॉजिकल टर्म्स तीनों दिए गए हैं। क्या, अगर हम घिस के किसको छोटा करते हैं, मतलब जियोलॉजिकल एजेंट्स, पानी हो गया, हवा, कोई भी जियोलॉजिकल एजेंट्स अगर घिस के किसी चीज़ को कम करता है उसको डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ लूज मेटल बाय विंड फ्रॉम ड्राई ग्राउंड सरफेस में अगर घिसेंगे। ठीक है, सॉरी ये जो मैंने बोला ये सब एट्रिशन में आता है, मतलब एब्रेजन में आता है। अगर किसी चीज़ को हम घिस के छोटा करते हैं तो इसको एब्रेजन बोलते हैं। और डिफ्लेशन क्या होता है, अगर लिफ्ट कर दिया किसी चीज़ को, विंड जो लूज मटेरियल्स है उसको एक जगह से हवा आके लिफ्ट करके ले गया दूसरे जगह पे पहुंचा दिया, तो वो जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डिफ्लेशन। ठीक है, थोड़ा रेक्टिफाई करेंगे, एब्रेजन होता है जो घिस के करते हैं छोटा छोटा, उसको एब्रेजन बोलते हैं। और फिर आते हैं एब्रेजन में, तो मैं बोल चुका हूँ, डिफ्लेशन भी बोल चुका हूँ। और डिफ्लेशन की वजह से क्या प्रोड्यूस होता है, ब्लोआउट्स क्या बोलते हैं, अगर किसी एक जगह में बहुत सारा लूज पार्टिकल्स है और हवा आया अचानक, वो सब लूज पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह लगे, जो जगह से वो रिमूवल किया मतलब जहाँ से वो लूज पार्टिकल्स गायब हो गए, उस जगह में एक हॉलो मतलब एक बड़ा गड्ढा जैसा दिखेगा। तो वो गड्ढा जैसा दिखेगा मतलब इतना डीप नहीं होगा, लेकिन वो जो गड्ढा दिखेगा आप लोग देख सकते हैं, ये वाला देखिए, ये वाला दिखेगा, तो इस दिखेगा ना, इसको ब्लो आउट बोलते हैं। ठीक है, फिर एब्रेजन तो बोल चुके हैं, अगर घिस के कुछ मतलब कुछ भी पार्ट को अगर घिस के छोटा करा जाता है तो उसकी वजह से एब्रेशन उस प्रोसेस को बोलते हैं। फिर
ठीक है, एब्रेजन की वजह से कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, हम वो आगे डिस्कस करेंगे। देखिए, एब्रेजन बाय विंड में पॉलिश नेचुरल एंड ह्यूमन मेड सरफेसेस। तो अगर आप देखेंगे कि कुछ बिल्डिंग्स वगैरह में, जहाँ पे राजस्थान में आप ज़्यादा देख ना पाएंगे, तो वहाँ पे कोई बिल्डिंग अगर कुछ मतलब रॉफ सरफेस वाला होगा ना, तो हवा चल के वो प्लेन हो चुका होगा। और नॉर्मली आप डेजर्ट एरिया में भी जाएंगे, जो भी पत्थर होगा ना, उसके ऊपर हाथ आप फेरेंगे तो प्लेन सरफेस रहेगा, मतलब कोई ऐसे नहीं बना है, हवा चल के वो इरोड हुआ है घिस घिस के हवा से। तो इसकी वजह से भी इरोजन होता है। अगर एक पत्थर पड़ा है, उसके चारों तरफ मतलब वैसे ही हवा के एक तरफ को स्मूथ कर देता है, दूसरे तरफ को स्मूथ कर देता है। हवा मतलब डायरेक्शन के वाइज वो स्मूथ करता रहता है। आप ये वाला पिक्चर देख सकते हैं जो राइट साइड में है। देखिए ये वाला पिक्चर, यहाँ पे देखिए एक प्लेन रॉक था, उसका विंड जैसे ही आता है वो पहले जो फेस में टकराता है उसी को प्लेन करता है, फिर धीरे धीरे उसके साइड में प्लेन करता है, फिर उसके ऊपर मतलब क्लिक क्या करता है, उसको प्लेन करता है सरफेस को। तो उसको कुछ कुछ नाम दिया गया है, जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे जैसे अगर पत्थर है ना, उसका तीनों तरफ स्मूथ हो गया है तो उसको ड्राइन कैंटर बोलते हैं। और अगर दो साइड प्लेन हो गया है तो फिर उसको जुइन कैंटर बोलते हैं, ZWEIKANTER, जुइन कैंटर। ठीक है, और अगर एक ही सरफेस है तो उसको एन कैंटर बोलते हैं। ठीक है, एन कैंटर, जुइन कैंटर एंड ड्राइन कैंटर। मन रह गया ना, मतलब याद कर लो कि एन कैंटर 1, जुइन कैंटर 2, ड्राइन कैंटर 3। फिर चलते हैं एट्रीशन की तरफ। मतलब हम जो एग्जांपल दिए थे कि दो ईंटें को अगर हम हाथ से पकड़ के दो ईंटों को अपने अपने ईंटे के साथ टकरा दिया जाए तो क्या बोलते हैं, उसको एट्रीशन बोलते हैं। वैसे ही अगर पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और कुछ पार्टिकल उन्हीं पार्टिकल्स के अंदर ही टकराव हो गया तो भी वो छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं, तो उसको बोलते हैं क्या, एट्रीशन। ठीक है, ये वाला पार्ट में देखो दिखाया है एट्रीशन। यहाँ पे सारे ही कुछ दिखाया गया है, देखो मतलब ये जो सरफेस में घिस के आ रहा है तो ये क्या बन गया, एब्रेजन बन गया। ठीक है, अगर उड़ के जा रहा है, ये वाला उड़ के जा रहा है यहाँ से एक जगह से उड़ के दूसरी जगह, डिफ्लेशन, फिर अपने में टकराव हुआ तो इसको एट्रीशन। ठीक है, और वही वाला सेम चीज़ पानी का बाद में देखेंगे, मतलब रिवराइन में कैसे होता है, लेकिन अब तक समझ लो कि ये तीन प्रोसेस आपको समझ आ गया। फिर चलते हैं इरोजनल फीचर्स की तरफ। मतलब हवा की वजह से जो इरोजन बन गया, मतलब जो जहाँ से इरोजन हुआ, जहाँ से मिट्टी गायब हुए या फिर सॉइल या फिर रॉक जहाँ से इरोड हुआ, उस जगह में क्या क्या बन रहा है, जिस जगह से इरोजन हुआ। हमारा हमारा क्या होता है, ड्यूरिंग डिफ्लेशन, डिफ्लेशन आपको पता है डायरेक्ट उड़ के जाएगा, लूज पार्टिकल्स आर स्टेप्ड आउट एंड ओनली हार्ड मेटल इज लेफ्ट। तो उसको क्या बोलते हैं, अगर एक जगह से लूज पार्टिकल चला गया और हार्ड मेटल रह गया तो उसको हैमाडा बोलते हैं। ठीक है, दूसरी जगह चलते हैं, यारडैंग। यारडैंग में क्या होता है, यारडैंग में वही इरोजन होता है, लेकिन जो साइड में मतलब पीलर लाइक स्ट्रक्चर रहता है, मतलब जहाँ से इरोजन हो गया आप समझ सकते हैं कि मतलब माउंट और वैली जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, डब्ल्यू जैसा पैटर्न बनेगा, एम जैसा पैटर्न बनेगा, और जो इरोड हुआ है वो डीप वाला पोर्शन रहेगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से इरोजन हो गया ना, और यहाँ पे पीलर लाइक स्ट्रक्चर भी बच गया है, यहाँ पे भी बच गया है। तो जहाँ पे बच गया है देखो रेड में कर देते हैं, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया, और इरोजन यहाँ से हो गया। तो जहाँ से इरोजन हो गया और जहाँ पे बच गया, ये एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, उसको यारडैंग बोलते हैं। ठीक है, ग्रुप टोपोग्राफिक फॉर्म प्रोड्यूस बाय एब्रेजन। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वही एब्रेजन के वजह से ही होगा, मतलब घिस के हवा जा रहा है, वो जो ब्लू लाइन है वहाँ से हवा जा रहा है और साइड से आप घिस के या फिर नीचे से घिस के वो इरोजन कर रहा है। तो अगर ऐसे करेगा तो क्या होगा, एलोंगेटेड वे में, मतलब जिस डायरेक्शन में विंड जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको इरोजन मिलेगा। तो इस स्ट्रक्चर को देख के आप लोग बता सकते हैं कि किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की तरफ हवा फ्लो हो रहा था उस टाइम में, जिस टाइम में वो इरोजन हुआ है। तो हम क्या क्या कर दिए, कंप्लीट कर दिए, हमाडा कर दिए और यारडैंग कर दिए। फिर चलते हैं पेडेस्टल रॉक। वो भी ऐसी यारडैंग की तरह ही बनता है पेडेस्टल रॉक, लेकिन उसको थोड़ा मतलब देखने का तरीका अलग है। यहाँ पे जो ऊपर का रॉक होगा वो इरोड नहीं होगा, और उसका जो नीचे का रॉक है वो इरोड होता जाएगा। जैसे ऐसे हम उसको मशरूम टॉप भी बोलते हैं, ऐसे होगा। हम रिपर कर देते हैं यहाँ पे अच्छे से, जैसे ऐसे होगा, और हवा यहाँ से जा रही होगी, यहाँ से जा रही होगी। ठीक है, तो ये क्या करेगा ना, ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये रेजिस्टेंट है, मतलब हार्ड रॉक से बना हुआ है, और नीचे वाला जो रॉक है वो हार्ड रॉक से नहीं बना हुआ है। नीचे वाला ये वाला जो पोर्शन है जहाँ से इरोजन हो रहा है, वो वाला पार्ट सॉफ्ट है, इसीलिए इरोजन ज़्यादा अच्छे से हो रहा है नीचे से, और ऊपर से नहीं हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, ये एक स्ट्रक्चर दे रहा है उसको मशरूम की तरह, तो उसको मशरूम टॉप रॉक भी बोलते हैं, पेडेस्टल रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, वाइल्ड रॉक कैप स्टैंडिंग ऑन ए स्लेंडर रॉक कॉलम, वही वाला बात, वो अंग्रेजी में बस समझाया। ठीक है,
पेडेस्ट्रल रॉक क्या होता है ना, प्रोड्यूस्ड बाय विंड एब्रेजन। नीचे वाला ये देखो यहाँ पे आ गया ये वाला पिक्चर, ठीक है। नीचे से इरोजन ज़्यादा होगा और ऊपर नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर कुछ अच्छा वाला रॉक है, जैसे मतलब कुछ कंपैटिबल रॉक है, मतलब रेजिस्टेंट टू वेदरिंग एब्रेजन, ओके, विंड एब्रेजन। फिर चलते हैं वेंट्रीफैक्ट्स को। वेंट्रीफैक्ट्स क्या है? वेंट्रीफैक्ट्स वही जो मैं पत्थर वाला पहले वाला बताया था, एनकाउंटर, ज़ुइंटकाउंटर एंड ड्राइनकाउंटर। एनकाउंटर यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लोग लिख दीजिए, मतलब नोट में अगर बना रहे हैं। फिर चलते हैं इरोजनल फीचर्स एसोसिएटेड विथ लैंड फॉर्म्स। देखो ये मशरूम टेबल बोल दिए हैं, मशरूम टेबल वाला, इसको नहीं पढ़ना है, उसको क्या बोलते हैं ये वाला नोट कर दीजिए, ज़्यूजेन बोलते हैं, ठीक है। हनीकम स्ट्रक्चर, आपको नाम से ही पता लग रहा होगा हनीकम स्ट्रक्चर क्या है। जो रॉक है ना, उसमें थोड़ा कुछ कुछ पार्ट में सॉफ्ट पार्ट होगा, कुछ कुछ पार्ट में हार्ड पार्ट होगा। जो सॉफ्ट पार्ट होगा वो क्या होगा, लीचिंग की वजह से या फिर एब्रेजन की वजह से, जो हवा मतलब बह रही है उसकी वजह से इरोड हो जाएगा, तो क्या बनाएगा ना, हनीकम स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। ये वाला पार्ट भी हम बोल चुके हैं, ब्लो आउट हॉलोज क्या होता है, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं ये वाला। फिर डेजर्ट पार्टमेंट, देखिए डेजर्ट पार्टमेंट और ब्लो आउट हॉलोज, उसमें बहुत छोटा सा अंतर है, क्या है ना, layers of residual pebbles and cobbles left behind in intense intermediate finer particles between them are removed by deflection। हम जो हमारा में पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं कि लूज पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, तो वहाँ पे मैंटल जैसा रॉक, मतलब हार्ड एकदम बड़ा रॉक मिलेगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा छोटा जो पार्टिकल्स है, सैंड पार्टिकल्स है, वो सब उड़ जाएंगे और क्या रहेगा, पेबल एंड कोबल। एक बड़ा मेंटल नहीं रहेगा, छोटा छोटा पेबल एंड कोबल रहेंगे, वो उसको बोलेंगे डेजर्ट पार्टमेंट। उसको अगर हार्ड मेंटल रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे, हमारा बोलेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। फिर आता है सैंड मिलेट। ये सैंड मिलेट क्या होता है पता है, ये मतलब छोटा छोटा मिलेट, तो आपको पता है रागी, वो जैसे छोटे छोटे दिखते हैं ना, ये बस वैसे दिखता है, इसलिए इसको बोल देते हैं सैंड मिलेट। और ये मेनली बनता है कैसे, जो एट्रिशन की वजह से, मतलब पार्टिकल बड़ा बड़ा पार्टिकल अपने आप में टकरा के जो छोटे छोटे ग्रेन बनते हैं ना, उससे ही बनता है। तो सैंड मिलेट मेनली रिजल्टेड फ्रॉम एट्रिशन। ये वाला एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना चाहिए कि एट्रिशन से बनता है। क्या खत्म हो गया हमारा, इरोजन खत्म हो गया। अभी चलते हैं ट्रांसपोर्टेशन की तरफ, मतलब कैसे कैसे तोड़ता है ये तो पता चल गया, लेकिन कैसे मूव करता है ये भी 3 तरह का है। क्या होता है, एक तो होता है जैसे बेबी, मतलब अगर कुछ चीज़ को आप खींच रहे हैं नीचे सरफेस में, वो घिस रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रैक्शन बोलते हैं, ट्रैक्शन, ठीक है। ट्रैक से मतलब घिस के चलना, ट्रैक्शन। और एक होता है थोड़ा थोड़ा, मतलब बेबी जंप, जैसे फ्रॉग होता है, एक जगह से दूसरी जगह छोटा छोटा जंप लेता है, तो उस तरह का जो मूवमेंट होता है ना, उसको सल्टेशन बोलते हैं। और पंछी, मतलब वो उड़ के जाता है एकदम, कहाँ पे भी रेस्ट नहीं करता, उड़ के जाता है सरफेस से एकदम डिटैच्ड। तो वैसे अगर कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, तो उसको सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं, ट्रैक्शन इन्वॉल्व्स रोलिंग, क्रिपिंग ऑफ कोबल्स, पेबल्स एंड सैंड ग्रेन्स अलॉन्ग विथ द ग्राउंड सरफेस। वही बात हो गया ना, वही वाला क्रिपिंग, सल्टेशन जंप करेगा और सस्पेंशन फुल ऊपर उठ के जाएगा, ठीक है। ये छोटा सा चीज़ है, उसको इसके बाद उसमें कुछ प्रोसेस वगैरह नहीं है, या फिर कुछ लैंड फॉर्म्स नहीं होता है, तो इसलिए वो 3 बस इतना ही है। और अभी देखेंगे थर्ड प्रोसेस, डिपोजिशन, ठीक है। डिपोजिशन से क्या होगा, जैसे इरोजन से कुछ कुछ स्ट्रक्चर बना था, अगर डिपोजिट करेगा तो भी स्ट्रक्चर बनेगा। तो डिपोजिशन से क्या बनता है, डिपोजिशन से, एओलियन डिपोजिशन से देखो क्या बनता है, पार्टिकल्स इन एओलियन डिपोजिशंस आर जनरली वेल राउंडेड एंड वेल सेटेड अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड वेट। मतलब जो भी छोटा साइज होगा वो ऊपर मिलेगा, जो बड़ा साइज होगा वो नीचे मिलेगा, क्योंकि विंड से अच्छे से, मतलब जो जितना एनर्जी वाला है कम एनर्जी लगेगा तो ज़्यादा दूर तक फ्लो होगा, ज़्यादा मतलब जो बड़ा पार्टिकल है उसमें बड़ा एनर्जी लगता है, तो जब धीरे धीरे जैसे एनर्जी खत्म होता है तो नीचे रह जाता है, और कम एनर्जी में, उतना ही कम एनर्जी में छोटा पार्टिकल जो ऊपर चढ़ जाता है, मतलब ड्यून के बात में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ड्यून के ऊपर आपको क्या मिलेगा, मतलब जो छोटा पार्टिकल है वो मिलेगा वेल राउंडेड पार्टिकल, और नीचे उसके अपोजिट मतलब थोड़ा कम राउंडेड और बड़ा पार्टिकल मिलेगा। लैग डिपोजिट्स किसको बोलते हैं, वही जो हम पढ़े थे कि मतलब हैमेडा, या फिर क्या बोलते हैं, हैमेडा के बाद हम पढ़ते हैं डेजर्ट पार्टमेंट्स, वैसे ही ये वाला डिपोजिशन है। क्या है, कबल एंड पेबल्स कैन नॉट बी कैरिड अवे फॉर अ लॉन्ग टाइम बाई विंड, क्योंकि उसका साइज बड़ा है इसलिए ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो दूर तक नहीं जा सकता, हेंस लेफ्ट बिहाइंड। और अगर पीछे छूट जाते हैं, दे आर कॉल्ड लैग डिपोजिट्स, मतलब डिपोजिट के वजह से वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे इरोजन की वजह से वो सब हो रहा था, लैग डिपोजिट्स डिपोजिशन की वजह से होता है। फिर लोएस क्या होता है ना, मतलब वही जो हम पढ़े लैग डिपोजिट्स, वैसे ही अगर क्ले एंड सिल्ट,
डज नॉट शो एनी स्ट्रैटिफिकेशन, ये स्ट्रैटिफिकेशन नहीं दिखाते हैं। तो ये क्या करते हैं ना, ब्लैंकेट की तरह जहाँ पे है वहीं पे फैल जाते हैं। तो उसी जो ब्लैंकेट की तरह डिपॉजिट होता है ना, उसी को ही लोएस्ट बोलते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे फ्लड के बाद अगर मिट्टी ज़्यादा आ जाता है, मतलब क्ले एंड सेल्स, वो कुछ साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं रहता है, ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो वो भी एक एग्जांपल हो सकता है, लेकिन ये विंड के मतलब पर्पस से हम पढ़ रहे हैं। अगर विंड की वजह से क्ले एंड सेल्स आते हैं और वैसे ही मतलब ब्लैंकेट की तरह डिपॉजिट हो जाते हैं, तो उसको लोएस्ट बोलते हैं। डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय विंड, आप 3 देख चुके हैं, 2 देख चुके हैं, और लास्ट 3 ड्यून्स। अभी ड्यून्स का क्लासिफिकेशन वगैरह भी पढ़ना है। तो ड्यून्स आप शायद सबको पता है। सैंड क्या करता है मतलब माउंटेन के आकार में सब कुछ डिपॉजिट करता है। बाली मतलब बालू, अगर आप देखे होंगे बालू, तो वो भी ऐसा ही डिपॉजिट होता है, मतलब हिल की तरह। ये वाला पिक्चर को देखिए, ये वाला पिक्चर आपको अच्छे से देखना चाहिए। 4 स्टेजेस हैं, थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, फिर एकदम हिल की तरह स्ट्रक्चर बना देता है। जो जेंटल स्लिप होता है, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जेंटल स्लिप, उसको विंड साइड बोलते हैं, ठीक है। ली साइड ये भी बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं, इसको स्लीप फेस बोलते हैं, और स्टॉस साइड भी बोलते हैं, ठीक है। स्टीप स्लोप टुवर्ड्स ली साइड, ली साइड इसको बोलते हैं, किसको, जेंटल जो होता है ली साइड, सॉरी स्टॉस साइड को बोलते हैं जेंटल साइड। जेंटल स्लोप टुवर्ड्स विंड डायरेक्शन स्टॉस साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टॉस साइड, और इसको बोलते हैं ली साइड। आप नोट कर सकते हैं, जेंटल जो है 5 से 10% 10 डिग्री में इंक्लिनेशन करता है, और ली साइड 20 से 30, मतलब इसमें वैरी करता है, पर ये सब होता है। और ये जो एंगल होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल इंक्लिनेशन, ठीक है। क्रिटिकल एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ क्रिटिकल इंक्लिनेशन नहीं, क्रिटिकल एंगल ही बोलते हैं, जिससे जिस एंगल के बाद और ऊपर हाइट नहीं बढ़ता है, नीचे से जो बालू है उस मतलब स्लीप होना लगता है। ये वाला जो पॉइंट, ये वाला देखिए, मैं दिखा देता हूँ एक बार, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जहाँ से बालू नीचे की तरफ आने लगता है और ऊपर नहीं ट्रैवल करता है, नीचे से तरफ आता है। देखिए मतलब सैंड ड्यून्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। बार्चन ड्यून्स होते हैं, जो बार्चन ड्यून्स होते हैं वो ऐसे सी शेप में होता है, ऐसे क्रेसेंट शेप में, ठीक है, क्रेसेंट शेप में होता है। और विंड डायरेक्शन जो जिस डायरेक्शन में होता है, विंड का डायरेक्शन क्या है, ये वाला है विंड डायरेक्शन। तो जो विंड डायरेक्शन है, विंड डायरेक्शन में क्या रहता है, कन्वेक्स साइड फेसेस विंड डायरेक्शन। कन्वेक्स किसे बोलते हैं, मैं राइट में दिखा रहा हूँ, ये है कन्वेक्स, ठीक है, ये वाला पार्ट कन्वेक्स। और कनकेव क्या होता है, ये वाला ग्रीन में जो दिखा रहा हूँ, ये वाला पार्ट कनकेव होता है, इसका अंदर वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कन्वेक्स साइड विंड के डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है उस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, ठीक है। बात का यही बस, कन्वेक्स साइड फेसेस विंड डायरेक्शन, ये एक है। और आर्कन मतलब क्रेसेंट शेप में बनता है। ट्रांसवर्स नाम से ही पता है, ट्रांसवर्स मतलब क्या, ट्रांसवर्स मतलब परपेंडिकुलर, तो डायरेक्शन जहाँ से भी फोर्स आ रहा है या फिर जहाँ से भी विंड डायरेक्शन आ रहा है उससे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनेगा वो स्ट्रक्चर, इसलिए ट्रांसवर्स ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर देख लीजिए, ये है स्ट्रक्चर और ये है विंड डायरेक्शन, तो परपेंडिकुलर में बन रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, कुछ लिखा हुआ है कि 50 किलोमीटर लॉन्ग भी बनते हैं, ये ज़्यादा लॉन्ग बनते हैं। और इसके लिए क्या चाहिए होगा, लार्ज सप्लाई ऑफ सैंड चाहिए होगा, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग विंड्स चाहिए होगा। स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड लार्ज सप्लाई दोनों स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्या बनने के लिए, ट्रांसवर्स ट्यूब बनने के लिए। और ये वाला एक पार्ट आप नोट कीजिए कि यूनि डायरेक्शनल होना चाहिए जब बार्चन ड्यून्स बनता है। फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, वही वाला पार्ट, लॉन्गिट्यूड कैसे होता है, जिस डायरेक्शन में हवा बह रही है उसी डायरेक्शन में क्या बनेगा, ड्यून्स बनेगा लॉन्गिट्यूडनल। इसके लिए क्या चाहिए होगा, दोनों डायरेक्शन से हवा चाहिए होगा, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में, जैसे रिजल्टेंट कुछ ऐसे बनेगा और बनेगा लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स। इसमें क्या लगता है, इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड अवेलेबल होगा तो भी बन जाएगा, और लेकिन उसमें मैंडेटरी क्या है कि बाई डायरेक्शनल हवा आना चाहिए, फिर जाके ये पॉसिबल होगा। और कम होगा मतलब सैंड, तो भी सैंड सप्लाई अगर कम होगा तो भी बन जाएगा ये। पैराबोलिक ड्यून, ये क्या है, द सेम ड्यून जैसे बार्चन बनता है वैसे ही बनता है पैराबोलिक, लेकिन इसमें क्या होगा कि डायरेक्शन ऑफ द विंड इज फेसिंग द कनकेव साइड। और कोस्टल एरिया में ज़्यादा दिखने को मिलता है। ब्लो आउट होलो तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कैसे होता है, उड़ जाएगा तो फिर वहाँ पे जो दिखेगा, ठीक है। तो कोस्टल फोर्ड्यून क्या है देख लीजिए थोड़ा एक बार। रिज लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म्ड अलोंग सी कोस्ट और लेक्स, कोस्ट के पास में जो रिज लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, आप गाँव में साथ बहुत ज़्यादा देखे होंगे, वो कोस्टल फोर्ड्यून्स है, उसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखते हैं डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बाय विंड।
व्हेल बैक ड्यून्स, जो जैसे एक ड्यून होगा जिसके ऊपर लार्ज लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होगा, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारा बाचन्स ड्यून्स बनेंगे। बाचन्स पहले ही हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून के लिए 2 साइड से हवा आनी चाहिए और उसके ऊपर सिर्फ एक तरह का हवा से बनेगा बाचन्स, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर दीजिए या फिर देख लीजिए, इसको नोट कर दीजिए। हम पहले ही पढ़े कि दोनों अगर स्ट्रॉन्ग होगा, मतलब ट्रांसवर्स ड्यून बनेगा किस लिए, अगर 100% रहेगा सैंड सप्लाई और मतलब ये रहेगा, क्या बोलते हैं उसको, हवा भी ज़्यादा रहेगा, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसवर्स ड्यून्स आर लार्ज अमाउंट ऑफ सैंड एंड मॉडरेट टू इंस्टेंट, ठीक है, मॉडरेट लिखा, लेकिन आपको देखना चाहिए कि लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स कैसे बनते हैं। मतलब जब अगर वेजिटेशन 100% होगा तो कोई भी ड्यून नहीं बनेगा, अगर विंड सबसे ज़्यादा होगा और बाई डायरेक्शनल होगा तो फिर लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बनेगा। हाई स्ट्रेंथ ऑफ क्या चाहिए, एयर चाहिए, विंड चाहिए, हाई स्ट्रेंथ। मॉडरेट वेजिटेशन होगा तो भी बन जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल होना चाहिए। और पैराबोलिक ड्यून के लिए क्या होगा, यूनिडायरेक्शनल विंड होना चाहिए और मॉडरेट स्ट्रेंथ होना चाहिए, ठीक है। सब मॉडरेट होगा तब बनेगा पैराबोलिक ड्यून, मतलब जो जिसका कॉन्केव साइड रहता है विंड डायरेक्शन, ठीक है। ये तो हम बोल चुके हैं, ग्रेन्स ब्लो ऑफ, ये वाला पार्ट जिसको क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। तो फिर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन आर प्रिजर्व्ड ऑन ली साइड। ली साइड कौन सा है, आप बोलिए, ये वाला स्टॉस साइड है जो ग्रीन में मार्क हुआ, और ये वाला ली साइड है। तो ये बोल रहा है क्या कि ली साइड में क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन आर प्रिजर्व्ड, तो जो स्लोप ज़्यादा होगा वहीं पे ही क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन मिला। क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, ऐसे ऐसे रहता है क्रॉस, ठीक है, ऐसे 2 स्ट्रक्चर रहता है, ऐसे ऐसे रहता है स्ट्रक्चर। आप आगे पढ़ेंगे अगर, तो ये वाला स्ट्रक्चर जहाँ पे भी रहता है ना, इसको क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन बोलते हैं। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ली साइड में देखने को मिलेगा। प्लानर क्रॉस बेड्स आर फॉर्म्ड बाय माइग्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स ड्यून्स, ठीक है। ये वाला पार्ट हम थोड़ा अच्छे से समझा देते हैं, वीडियो बड़ा लंबा हो रहा है, फिर भी हम सोच रहे हैं कि ठीक है समझा देते हैं। क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन और प्लानर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन। प्लानर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है, अगर ये एक ब्लॉक है 3D में, आप समझिए, अगर ऊपर ही हमको सिर्फ ये वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है तो ये प्लानर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन है, ठीक है। यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्मल बेडिंग दिख रहा है, यहाँ पे हमको क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन दिख रहा है ऊपर, जो हम फेस में दिख रहे हैं, ऊपर के सरफेस में, तो प्लानर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन है। वो 3 डायमेंशनली आप जब जाएंगे तो वो वाला स्ट्रैटिफिकेशन आपको मिलेगा नहीं, सिर्फ ऊपर में ही मिलेगा, समझ रहे हैं आप। तो हम बोलेंगे उसको क्या, कि ये प्लानर क्रॉस बेडिंग है। यहाँ पर समझा देते हैं, ये वाला एक नॉर्मल है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन और अंदर अगर आप इसी डायरेक्शन में नीचे जाएं तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, मतलब जो स्ट्रक्चर ऊपर है वो एक्सटेंड नहीं हुआ है 3 डायमेंशनली, तो उसको हम बोलेंगे प्लानर क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन। ये कैसे ट्रांसफॉर्म होता है, और ये सिर्फ माइग्रेशन ऑफ ट्रांसवर्स ड्यून से ही होता है। ये आपको 3D में ज़्यादा अच्छा समझ आएगा, देखिए ट्रांसवर्स ड्यून कैसा होता है, ऐसे, और हवा ऐसे जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो ट्रांसवर्स ड्यून में कैसे बनता है, ऐसे फिर ऐसे, ऐसे फिर ऐसे, थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, थोड़ा आगे जाएगा ऐसे, थोड़ा आगे जाएगा ऐसे। तो आप देख सकते हैं कि एक टाइम के बाद ना ये जो स्ट्रक्चर है ये आगे मूव करता रहेगा, ऐसे 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 आगे मूव करता रहेगा। तो जब ऐसे आगे आगे मूव करता रहेगा तो ये जो ली साइड है सबका, ये जो सबका ली साइड है, इसको आप अगर कोई भी कॉज हो, मतलब ये बंद हो गया, ऐसे आगे आगे मूव फॉरवर्ड करता गया और किसी दिन ये बंद हो गया, मतलब ख़त्म हो गया वो प्रोसेस, फिर ये जो स्ट्रक्चर है आगे वाला, इसी को ही हम बोलते हैं क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन। लेकिन ये सिर्फ यही प्लेन सरफेस में ही दिखेगा, उसके नीचे ये जो स्ट्रक्चर है वो इसके नीचे ऐसा नहीं दिखेगा, ये सब नीचे इसका नीचे इसका क्या स्टॉस साइड का इम्प्रिंट आपको देखने को मिल सकता है। क्रॉस ब्रीडिंग बाय लीनियर ड्यून्स शो ओरिएंटेशन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। क्रॉस ब्रीडिंग बाय लीनियर ड्यून्स क्या होता है, वही लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स होता है, ठीक है। वो क्या करते हैं, ओरिएंटेशन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन। ओरिएंटेशन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन क्या होता है, अभी जिस डायरेक्शन में हवा आ रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में वो दिखेगा, क्या क्रॉस ब्रीडिंग जिस डायरेक्शन से हवा आ रहा है उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखेगा। क्रॉस ब्रीडिंग फॉर्म्ड बाय स्टार ड्यून्स डिस्प्ले वेरिएबिलिटी इन मेनी डायरेक्शन। सच बात है, स्टार ड्यून्स क्या होता है, हर मतलब यहाँ पे होगा, यहाँ पे अगर होगा ऐसे होगा, हर डायरेक्शन से हवा आ रहा होगा और एक डायरेक्शन में हाइट होगा और चारों तरफ क्या होगा, मतलब स्टॉस साइड होगा, ली साइड कहीं पे भी होगा नहीं। तो ये वाला पोजीशन में जो भी बनेगा क्रॉस स्ट्रैटिफिकेशन, वो क्या होगा ना, रैंडमली डायरेक्शन दिखाएगा कि कौन से डायरेक्शन में भी हवा आ रहा था।
छोड़िए उसको, थोड़ा 3D में समझाने की कोशिश करेंगे। अभी हम थोड़ा इम्पोर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है उसको देख लेते हैं। गोबी मतलब रॉक फ्लोर डेजर्ट प्लेन, ये सब गोबी को बोलते हैं, मंगोल में देखने को मिलता है। फिर आता है गिबर प्लेन, स्टोनी डेजर्ट, जो हमारा देखें उसी को ही बोलते हैं। डेजर्ट पावमेंट क्या होता है, लूज स्टोन्स। बस इतना है आज के लिए, इतना। और कल से हम रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको कुछ और डाउट है इसके बारे में, थोड़ा ये वाला पार्ट हम क्लियर करेंगे। ये वाला पार्ट क्या गया, ये वाला पार्ट हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी। अगर और कुछ डाउट रहता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कल हम और एक वीडियो अपलोड करेंगे।